वह याद करती है भाई का प्यार। 16 साल पहले वह भी तो कुछ ऐसी ही खुशियां मनाया करती थी। रक्षाबंधन का उसके जीवन में कितना महत्व था। रक्षाबंधन को सोचकर उसके दिल में हुक सा उठी और उसका मन हुआ कि वह फूट फूट कर रो पड़े। थकी थकी निडाल उसके दिल दिमाग शून्य से थे, न उनमें कोई सोच भी, ना ही भावना। तभी दरवाजे पर आहट हुई। गायत्री ने दरवाजा खोला। सामने विमला दीदी खड़ी थी, जो कुछ महीने पहले मानसिक अस्पताल में आई है। उन्होंने गायत्री को ऊपर से नीचे तक घूरा। गायत्री कांप ही गई थी। फिर बोली, क्या अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए ना, गायत्री ने जवाब में कहा। उन्होंने गायत्री से पूछा, तुम्हें यहाँ आए कितने साल हो गए? गायत्री सोचने लगी, क्योंकि उसे कुछ याद नहीं वह यहाँ कब और कैसे आई। हाँ, इतना जरूर है, जैसा मानसिक अस्पताल के स्टाफ बताते हैं कि मैंने जीवन के 14 साल यहाँ बिता दिए हैं और ऊपर वाले से कोई न्याय नहीं मिला। वह बोली, गायत्री बीते दिनों में लौटती है, हर लड़की की तरह भविष्य के सुनहरे सपने लिए मैं भी ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचते ही ऐसा लगा मेरी महत्वाकांक्षाओं के पट कट गए हो। 1 साल तक जैसे तैसे सब ठीक ठाक चला, लेकिन मेरे पति प्रकाश के जीवन में जीवन साथी का कोई खास महत्व नहीं था। कभी कभी तो ऐसा लगता उनके जीवन में यह अनावश्यक हस्तक्षेप करने में क्यों आ गई। एक एक करके दिन अपनी रफ्तार से गुजरते जा रहे थे। प्रकाश भी मेरी तरफ से लापरवाह हो गए थे। 2-4 माह के लिए कभी मायके चली जाती तो कभी ससुराल, परंतु अपने हृदय की पीड़ा को मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मेरा दोष सिर्फ यह था कि रंग रूप देते समय ईश्वर ने थोड़ी सी कृपणता की थी। उपेक्षा का यह दुख मैं बहुत दिनों तक झेल नहीं पाई और मानसिक रूप से अस्वस्थ रहने लगी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब भैया ने कहा था कि देवी माँ के दर्शन करने हैं। मैंने देवी माँ के दर्शन किए या नहीं ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन अपने आप को मानसिक अस्पताल में पाया। 14 बरस गुजारे हैं मैंने यहाँ। भैया भाभी ने मुझे बोझ समझा, तभी तो लेने नहीं आए। जीवन का कड़वा सच आज गायत्री की जुबान पर आ गया था। जहाँ तक आपका सवाल है, मैंने तो यह सुना है दीदी आप तो विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्रोफेसर थी, आप यहाँ कैसे आई? उसने पूछा। यह तो सच है, मेरा खुद का बड़ा घर है, सारे सुख साधन मौजूद हैं। 2 छोटे भाई विदेश में शादी कर वहीं बस गए। बहन से पूछना मुनासिब नहीं समझा। डर के आगे जीत है जैसी बातें एकदम गलत है। डर सबको लगता है, डर मुझे भी लगता है। तन्हाई में बड़े शहरों की व्यस्त दिनचर्या से उपेक्षित, वृद्धों की व्यथा से अकेलेपन का एक तल्ख अनुभव मैंने भी झेला है। कभी कभी रोती भी थी। साधारण भाषा में इसे पागलपन मानते हैं, जबकि मनोचिकित्सक डिप्रेशन मानते हैं। सवाल तो यह है, आखिर समाज, रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोसी हमें किस नजर से दिखते हैं? क्या पता हमारी इन्हीं हरकतों को फिर से पागलपन करार दिया जाए। आज एक ऊंचाई, एक प्रतिष्ठा और एक स्थापित जिंदगी जी रही विमला दीदी को गायत्री का दुख कहीं न कहीं से अपना दुख लगा। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। शायद दोपहर के खाने का समय हो गया था। दूसरी कहानी। गायत्री तेरे बचपन की सहेली की शादी कानपुर में हुई थी और पति के दोस्त की बेटी की शादी के लिए कानपुर ही जाना था। मैं तो खुशी से पागल हो रही थी। सारी तैयारियां एक ओर और सहेली से मिलने का जुनून दूसरी ओर था। दूसरा पहले पर भारी था। खैर, मैंने राशि से उसका पता और फोन नंबर लिया और सफर के लिए निकल पड़ी। पूरे रास्ते उसकी बातें और दोस्ती की शरारतें याद आती रही। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में ही बेहद अमीर घराने से उसकी शादी तय हो गई थी। अरे ये 4.5 फुट के साथ कैसे जयमाला डालेगी गायत्री? राशि ने पूछा। जैसे ट्रिक से फोटो शूट कराया है ना, वैसे ही स्टूल पर खड़ी होकर माला डाल दूंगी। ओए होए, पहले परीक्षा में पास होने की फिक्र करो, मैंने कहा। उसका मन पढ़ाई लिखाई में कतई न था। 21 साल की उम्र की शादी में जितना भोलापन रहता है, वह उससे लवरेज थी। दरअसल
कुछ महीनों पहले ही मुझे गायत्री के बारे में पता लगा था कि उसके पति नीलेश रंजन उत्तर प्रदेश के जाने माने बिल्डर बन चुके हैं। सभी सहेलियां उसके मेहमान नवाजी के मजे उठा चुकी थी। अब मेरी बारी थी। शादी अटेंड कर अगली दोपहर में गायत्री के घर पहुंच गई, पर सूजे चेहरे और लाल आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। ऐसे कैसे कुम्हला गई हो? इतनी तो उम्र ही नहीं हो गई कि श्रृंगार से संन्यास ले रखा है। दोस्ती से विश्वास उठ गया। सखी, तुझे पता है ना कि शादी के सीजन में मैंने कितनी खुश रहा करती थी। इसी मौसम में अकेली हो गई। पहले सब अच्छा लगता रहा, उसके बाद पड़ोसन जूली मेरी दोस्त बन गई। धीरे धीरे उसका घर से बसेरा होता चला गया। नीलेश घर में रहते नहीं थे। मैं उसे सुबह से बुला लेती, खाना रखना, सब यही होता था। उसी ने मुझे लूट लिया। मतलब मेरे दोनों बच्चों के टाइम बेड रेस्ट कहाँ था डॉक्टर ने। पहले के समय मायके वाले थे, दूसरे समय सोचा क्यों मायके ससुराल की झंझटों में पड़ना। अपनी देखभाल के लिए सहेली जूली को घर पर ही बुला लिया। जाने कब दोनों नजदीक आए और मेरे ही पति को अपनाकर मुझको बेगाना बना दिया। इस दुनिया में मेरे अलावा उनका कोई नहीं था, पर मेरे सभी अपने होते हुए भी आज मैं उसकी जगह तन्हा खड़ी हूँ। मुझे पता कैसे चला कि दोनों में कुछ गलत है? बस अभी कुछ महीनों पहले पार्लर से लौट रही थी तो सोचा उसके नए फ्लैट को देखती चलूं। वहां नीलेश पहले से मौजूद था, जबकि मुझे बताया कि कुछ जरूरी काम से शहर के बाहर जा रहे हैं। शक इस बात पर और पुख्ता हुआ। जूली जब से उधर शिफ्ट हुई तभी से उसके भी ऐसे ट्रिप्स बन रहे थे। फिर क्या हुआ? मैं अब और सजग हो गई। होता क्या, मैं गुस्से में पागल हो गई। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, रो धोकर उन्हें वापस ले आऊं जिसमें सबकी खुशी होती। दूसरा, तलाक देकर अपने बच्चों को उनके प्रभाव से बचाऊं। या फिर तीसरा रास्ता जिसमें मैं तलाक ना देकर दोनों की उलझने बढ़ाकर अपना बदला ले लूं। मुझे बड़ों ने पहला रास्ता सुझाया और छोटों ने तीसरा, ताकि वह दोनों कभी मिल ना सके और मैं उनके किए की सजा देकर संतुष्ट हो जाऊं। पर मैंने बीच का रास्ता चुना, जिसमें मैं इन दोनों के झंझटों से दूर अपने बच्चों के संग अपनी दुनिया सहेज सकूं। पर एक गलती तो कोई भी माफ कर सकता है। अपनी बसी बसाई गृहस्थी उजाड़ने के पहले तुमने कुछ सोचा नहीं। ये तो उन्हें सोचना था। यह गलती नहीं थी जो गलती से हो गई हो, बल्कि मेरी नजरों से छुप कर किया गया गुनाह था। गुनाहों की माफी नहीं, सजा होती है। उनकी सजा यह है कि उन्हें अपने बच्चों के स्नेह से वंचित रखना होगा। एक पिता के लिए यह बहुत बड़ी सजा है। ये किसे पता कि गलती किसकी है? मैंने कहा, किसी की हो। अगर यही सब मैंने किया होता तो क्या वह ससम्मान मुझे अपनाते? ऐसे इंसान की सोहबत में तो बच्चे भी गलतियां करेंगे, उनमें कैसे संस्कार भरूंगी? तभी तो मैंने नीलेश की वापसी का रास्ता पहले बंद किया। वकील से मिलकर तलाक के कागजात ऑफिस के पते पर भिजवा दिया है। बच्चों की परवरिश के लिए उनसे आर्थिक सहायता मांगी है। मेरे लिए ये घर और कुछ बैंक बैलेंस काफी है जो उन्होंने मेरे लिए बनवाए थे। जब हमारे बीच वो नहीं थी, मैं उनमें आए बदलावों को ध्यान से देख रही थी। एक भोली भाली लड़की इतनी बुद्धिमती हो गई थी। वक्त व हालात ने उसे समझदार बना दिया था। अब भी मिलते हैं दोनों, पता नहीं। जो भी करे, अब मैं विमुख हूँ। मैंने तो दोहरा धोखा खाया। जब तक रंगे हाथों पकड़े न गए, खुद से थोड़े ही कबूल किया था। अभी भी कहते हैं कि हम तो मित्रता निभा रहे थे और जूली ने अपनी ओर झुका लिया। जूली क्या कहती है? नीलेश ने ही बहकाया उसे। किसी तरह से बचकर 5 साल निकाल लिए। फिर पिछले 2 सालों से वह भी उससे प्यार में पड़ गई। उसे नया फ्लैट नीलेश ने ही खरीद कर दिया है ताकि वे दोनों आराम से मिल सके। मायके व ससुराल वालों को पता है। हाँ, सब कहते हैं कि क्षमा कर दो उसे। शराब शबाब तो कमजोरी होती है और इस व्यवसाय में अपराध पैसे होने से आदतें भी गलत हो जाती है। सब भूलकर तलाक का केस वापस से ले लूं
और इनके साथ रहूं। अब तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए। सहसा उसके सीधेपन पर तरस आने लगा। उसके जिस प्रथम पुरुष पर अपना सब कुछ वार दिया था, जिस पर अखंड विश्वास किया, उससे ही छल पाया। यह तो बाकायदा अपराध था। सवाल शादी और धोखे का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का था, जिससे समझौते करना अपनी आत्मा को मारना था। एक गहरी सांस ली और कहा, छोड़ दो उसे, वह तुम्हारे लायक नहीं। यह कहकर वापस आ गई। इस बात के महीनों गुजरने के बाद उसका फोन आया। उसकी चुलबुली हंसी वापस सुनकर दिल को तसल्ली मिली। केस सीधा था, तलाक मिल गया था। अब उसने नए सिरे से जीवन शुरू कर दिया था। भोली भाली सखी को इस दोहरे धोखे से इतना समझदार बना दिया था कि मैं अब दुनियादारी की नकली चकाचौंध नहीं बनी, बल्कि अपने आध्यात्मिक उत्साह में मशगूल हो गई थी। दोनों धोखेबाज साथियों का कुछ पता नहीं। रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपराध बोध हुआ भी या नहीं। एक हो गए थे या एक दूसरे से दूर मकान व पर्याप्त धन राशि व बच्चे गायत्री के हिस्से में आए। उसके बच्चों की परवरिश को जीवन का उद्देश्य बना लिया था। साथ ही फुर्सत के क्षणों में महिलाओं से जुड़े एनजीओ के लिए भी काम करना शुरू कर दिया था। अब जबकि इन तीनों पात्रों के विषय में लिखने बैठी हूँ तो एक ही बात कह रही हूँ, जो जहन में आती है कि क्या इन्हीं कारणों से तो नहीं दुनिया सिमटती जा रही है। धोखे इंसान तो तोड़ रहे हैं, तभी वह अपने आप को अपने ही दायरे में सीमित कर रहा है। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए खुद को सबसे दूर कर रहा है। धन्यवाद।